Welcome to Rajya Sabha Television's continuous coverage of the big day in Bihar, where numbers are coming in thick and fast. And now, of course, we've seen a consolidation of sorts. The Grand Alliance led by Bihar Chief Minister Nitish Kumar is set to form the next government in Bihar, and also with a lot of help from Lalu Prasad and his party, the RJD. I'm Frank Pereira. With me is Arfa Khan. नमस्कार। जी हां, और आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, जिसको कि फिलहाल जिस तरह का कैंपेन चला उसमें बीजेपी वर्सेस आरजेडी जैसा नजर आया। जिस तरह की कांटे की टक्कर नजर आ रही थी कैंपेन्स में, जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, तो फिलहाल बीजेपी को जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 60 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अलग अलग पार्टियों की हम बात करें, और कांग्रेस पार्टी को हैरानी होगी आपको जानकर 18 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। 40 सीटें दी गई थी उसको गठबंधन की तरफ से। 73 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 75 सीटों पर आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटों पर, और बाकी जो पार्टियां हैं उनका भी हाल आपको बता दें। मांझी साहब की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर 2 सीटों पर लीड कर रही है फिलहाल, और साथ ही सीपीआईएम का अगर हम जिक्र करें वो भी 2 सीटों पर लीड कर रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती भी नजर आ रही है। फिलहाल लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे हम सीटों के बारे में। हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार में महागठबंधन की महाविजय, 161 सीटों पर भारी बढ़त, 80 के अंदर सिमटा एनडीए। बीजेपी ने कहा जनता का फैसला सरांखों पर। नीतीश, शरद और लालू ने जताया जनता का आभार, विकास को बताया जीत की वजह। राहुल गांधी ने कहा अहंकार और नफरत को मिली हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को जीत पर दी बधाई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शिवसेना ने कहा सुशासन की जीत। पटना से लेकर दिल्ली तक महागठबंधन कार्यकर्ताओं की दिवाली। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की दिवाली। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल। और हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर। अमित शाह के घर पार्टी नेताओं की बैठक। महासचिव पी मुरलीधर राव की आरके सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई की मांग। जी हां, तो इस लगभग ऐतिहासिक जीत के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने इन रुझानों को आशा के विपरीत बताया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं, यानी खुद अपनी सीट जीत रहे हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शौरान ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? रुझान देखने के बाद तो चिंता हुई है। हम पूरा रिजल्ट का इंतजार करेंगे भी, और जो भी परिणाम आएगा हम पूरी समीक्षा करेंगे क्यों ऐसा हुआ। पर आपको अभी भी आशा है कि नतीजे बदल सकते हैं, या रुझान जो है? अभी नतीजे दिखा रहे हैं कि मैं हार रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं जरूर जीतूंगा। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो मैं जीत जाऊंगा। आप लोगों ने जो प्रचार किया उसके हिसाब से लगता है कि जनता आपके पक्ष में जाएगी? नहीं, मुझे अपने कंस्टिट्यूंसी की चिंता नहीं, लेकिन ऑन दी होल मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं हमारे आशा के विपरीत है। ये थे नंद किशोर यादव जी, जिनका कहना है कि अभी जो है सिर्फ कुछ राउंड्स का रुझान दिखाई दिया है, अभी बाकी नतीजे आने बाकी हैं, और जिस तरीके से नतीजे आते रहेंगे शायद बीजेपी की स्थिति सुधार हो। अगर बीजेपी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उस पर समीक्षा करने के बाद ही किसी तरह का बयान दिया जाएगा। पटना से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा है कि वो टिकटों के बंटवारे पर दिए बयान पर कायम है और पार्टी को हार की समीक्षा कर जवाबदेही तय करनी चाहिए। हमने तो कहा था उस समय भी कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है, और मैं अभी भी कहता हूं, मेरा मानना है कि इसकी एनालिसिस होनी चाहिए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जी हां, तो फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से स्मिता गुप्ता मौजूद हैं, और जेडीयू और बीजेपी से भी हमारे साथ जल्द ही लोग मौजूद होंगे। ओम थानवी जी, बहुत दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। हार के बाद जो एक टिपिकल केस होता है वो तो हमने देखा है कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आरके सिंह के खिलाफ कीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कीजिए, लेकिन शिवसेना कह रही है कि सुशासन की जीत हुई है। इसको राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे महाराष्ट्र के हिसाब से? शिवसेना जो है उसका दुराव भाजपा के साथ चल रहा है, वो उनकी आपसी लड़ाई है, उसका नतीजा है। तो ये कोई शिवसेना अचानक बहुत शिष्ट पार्टी हो गई और शिष्टाचार में उसने ये कहा हो, उनका झगड़ा भाजपा के साथ में उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन
शिष्टाचार में नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है, वो अलग है। लेकिन बाकी उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो अगर खुशी जाहिर कर रहे हैं या खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं जिन लोगों की वजह से ये हश्र हुआ है। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी के भीतर सुगबुगाहट पहले भी थी, अब वो ज्यादा मुखर हुई है और ये अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ये लोग बोल रहे हैं। क्या इतना नैतिक बल अमित शाह में या मोदी जी में रह गया इस हार के बाद कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिनकी वजह से ये हार हासिल हुई है? You know, interesting that you're pointing this out, of course. Another question is there going to be much more rebellion from within going forward as far as the BJP is concerned? Smita Gupta, do you see that happening? More leaders going against Narendra Modi and Amit Shah in the near future? Well, I think Shatrughan Sinha has also tweeted, apart from the interview you showed with Mr. R.K. Singh. So I think, and he has said that गांधी नेहरू के हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं उन शक्तियों की ये जीत है। आपको लगता है? Well, Anand Sharma there of the Congress speaking to the media. ओम थानवी जी इस वक्त मौजूद है। ओम थानवी जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, एक बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई जीते जाने की बात हो रही है। क्या इतना महत्व आप बिहार के चुनाव को देना चाहेंगे? क्योंकि लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2014 में, हमें ये बताया गया था कि भारत जो है वो एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल दौर में दाखिल हो चुका है जहां विचारधाराएं अब मायने नहीं रखती। देखिए, मैं करीब 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझको नहीं ख्याल पड़ता कि किसी प्रदेश का चुनाव इस किस्म से लड़ा गया हो कि वो आने वाले दौर में देश की राजनीति को सीधे प्रभावित कर सकता हो। ये बिहार का चुनाव इस किस्म का था, इसी किस्म से इसको लड़ा गया। और अब आने वाले वक्त में किस तरीके से मोदी जी का नैतिक बल कितना रहेगा, भाजपा किस तरीके से किस दिशा में जाएगी, लालू यादव केंद्र में क्या राजनीति करेंगे, तो ये जो विपक्ष की राजनीति है, क्या एक नया मोर्चा बनेगा जिसमें कांग्रेस भी शरीक होगी, मुलायम का क्या होगा, तो ये पूरा बिहार का चुनाव जो है आने वाले दौर में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव था। अगर ये चुनाव भाजपा जो है या एनडीए कहना चाहिए कि वो जीत जाती तो क्या होता, इसे समझने की जरूरत है। और अगर वो हार गई है तो देश को क्या संदेश मिला है, क्योंकि जो राजनीति जिस किस्म की वहां हुई, ऐसी राजनीति हमने पहले कभी नहीं देखी। आखिरी दिन जिस तरीके से गाय का विज्ञापन जो है वो वहां अखबारों में छापा गया, पहली दफा चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ये कहा कि हमको बगैर बताए कोई विज्ञापन छपेगा नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में विज्ञापन चुनाव में छापने पर ही कोई प्रतिबंध लग जाए अगर इस तरह से होगा। ये ऐसा ही काम था कि आप मोहल्ले में जाकर के किसी गाय को मार के फेंक दें। बिल्कुल ऐसा होता रहा इस देश में। उससे होता क्या कि एक समुदाय जो है गोलबंद होता है, देश में दंगे होते हैं। तो चुनाव को अगर आप उस तरीके से रणनीति बनाएंगे और उस तरीके से आपको इस तरीके से चुनाव आयोग से आपको डांट खानी पड़ेगी, तो आप क्या इस तरह का क्या सामान लेकर के चुनाव में गए, क्या रणनीति लेके गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा पार्टी के भीतर उठने वाला है कि ये राजनीति सांप्रदायिकता की हमें सूट करती है कि नहीं करती है। खुशी थी कि चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कैंपेन हमेशा याद रहेगा कि जिस तरह का कैंपेन हुआ है। केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतनी बड़ी शानदार जीत आपने हासिल की है। अब कहा यह जा रहा है फिलहाल कि नीतीश कुमार अब तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे और लगभग प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल बन गए हैं। मेरे प्रिय चैनल, राज्यसभा चैनल के जितने भी कॉरेस्पोंडेंट हैं, उन सबको बधाई कि उन्होंने निष्पक्षता, निर्भीकता के साथ पूरे चुनाव में पत्रकारिता का परिचय दिया। बिहार के चुनाव से 1000 तरह के पिटारे खुले हैं। ये कोई बिहार की जीत या भाजपा की हार है, खाली इतना भर नहीं है, इसके बहुत दूर तक परिणाम निकलेंगे। एक तो राज्यों के संबंधों पर नई बहस शुरू होगी, जिस तरह से बगैर नीतीश जी को बताए वहां का गवर्नर बनाया गया, जिस तरह बौद्ध भिक्षुक की तरह से हमारे हाथ में कटोरा दिया और दाता की तरह से केंद्र वाले व्यवहार कर रहे थे। 80,000 करोड़ दें, 90,000 करोड़ दें, अब केंद्र नहीं, हम तय करेंगे कि हमें अपने राज्यों की योजनाओं के लिए कितना पैसा चाहिए। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों का नया विवाद शुरू होगा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा होगा कि वहां पर आंतरिक लोकतंत्र की बयार बहेगी। नंबर 4, जो सहयोगी दल हैं, अब वो सीना तान करके अपना हक मांगेंगे, जैसे एनडीए के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के एरा के दौरान हम लोग जो सहयोगी पार्टी थे वो क्या करते थे।
और सबसे बड़ी बात, जो देश में बह रही असहिष्णुता की आंधी है, उस पर इस लोकसभा में भी बहस होगी और जनता के बीच में बहस होगी। कैसे क्या कुछ लोग देश की तकदीर को, उसके इतिहास को नए तरीके से लिखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि समाचार पत्रों के जो कोरेस्पोंडेंट है उनकी भी पिटाई हो रही है, साहित्यकारों का अपमान हो रहा है जो देश की धरोहर है जी। और चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, चाहे मंत्री बाल्यान हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे वीके सिंह हो, जिस तरह के विभाजनकारी वक्तव्य इन्होंने दिए हैं, या तो संसद के सत्र से पहले इनके इस्तीफे हों और प्रधानमंत्री कहे हाँ अनफ इज अनफ नाउ, सबका साथ सबका न्याय होगा और इन मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, वरना बड़े विरोध के लिए शासक दल संसद के अंदर तैयार रहे। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखते हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं, बीजेपी के नेता इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, फोन लाइन पर। अमिताभ जी, ये बताइए कि आप जितना अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत कम बीजेपी के लोग हैं जो समझते हैं, आप खुद राज्य से आते हैं, फिलहाल इस तरह की जो हार है, क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद आपने की थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि दरअसल बिहार का ये चुनाव, बिहार में तो बहुत कुछ बदल गया ये नतीजा, लेकिन बिहार के बाहर भी बिहार ने बहुत कुछ बदल दिया है। अच्छा जी, माफी चाहता हूँ, मैं रास्ते में हूँ और मैं आपके पास सशरीर भी उपस्थित होने की कोशिश में हूँ। थोड़ा ट्रैफिक का वो है प्रॉब्लम और मैं दूसरे चैनल पे था, इसकी वजह से थोड़ी देरी में माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी मैंने फोनों में थोड़ा सा सुना हिस्सा, वो कौन सज्जन थे मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि आवाज से नहीं पहचान पाया, लेकिन इनका नाम लिया आपने, माफी चाहता हूँ। जी, केसी त्यागी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल बिहार का ये चुनाव जो है उसका राष्ट्रीय महत्व है। पहचान में आ गई, वो त्यागी साहब से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उनके बयान से मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मैं आके भी दोबारा बोलूंगा और अभी भी बोलता हूँ, ये जनादेश है प्रजातंत्र में और प्रजातंत्र में जनादेश का ही सम्मान होना चाहिए क्योंकि वही सर्वोपरि है। मैं इस पे कहीं कोई इफ बट कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना मैं आदर के साथ कहना चाहता हूँ, केसी त्यागी जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उम्र में भी मेरे से और अनुभव में भी, लेकिन राजनीतिक अनुभव जो होता है ना, वो कई बात परिपक्व बनाता है हर समय। अब विजय उनकी अंक गणित के हिसाब से भी कर रही है, राजनीतिक गणित के हिसाब से भी कर लीजिए, यदि तो हुई है तो उसमें उनको थोड़ा इसको एक मॉडेस्ट अप्रोच अब होना चाहिए, क्योंकि जो बयानों की बात है तो बयानों की बात में उनके दल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और ध्रुवीकरण की बात जब वो कर रहे हैं तो ध्रुवीकरण का फायदा उनको हुआ है, और ध्रुवीकरण में अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण भी हुआ। उन्होंने, लालू यादव जी ने जितने सफाई से, करीने से ध्रुवीकरण किया है, मैं तो अब आके भी दोबारा दोहराऊंगा कि मुझे तो ये दिख रहा है कि जो आंकड़े हैं उसमें श्री लालू यादव जी ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, और नीतीश जी जो कि एक बहुत ही सौम्य और विकासवादी चेहरा के नाते प्रोजेक्टेड रहे थ्रू आउट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ही, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था बिना शर्त और उनको अपना नेता बनाया था पॉलिटिकल गेन्स के को ध्यान में रखे बगैर। वो इस नाते नीतीश जी एक सौम्य चेहरा के नाते सामने आए। अमिताभ जी, ये जिस तरह से कैंपेन था, इसका लगातार हम बात करेंगे। अमिताभ जी, कुछ बड़े सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ आयशा जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक सौम्य चेहरा कम सीट पा रहा है और एक उग्र और ज्यादा जो ध्रुवीकरण की बात करता है, जातिवादी बात करता है, वो ज्यादा संख्या पा रहा है। ये श्री त्यागी जी को बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। नहीं, अच्छी बात है, आप हार में भी जिस तरह का ग्रेस दिखा रहे हैं, ये बहुत शानदार चीज है और वाकई इस बात की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस तरह से केसी त्यागी बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी के नेता होने के अलावा बहुत सीजन पॉलिटिशियन है वो, उन्होंने कई दशकों तक इस देश की राजनीति देखी है, वो कई गंभीर सवाल ये उठा रहे हैं। पहली बात तो ये बात हो रही है कि क्या जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, क्या उसको भी नए सिरे से रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से केसी त्यागी कह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या संसद का अब शीतकालीन सत्र आ रहा है, उसमें क्या आपको मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या वाकई 1.5 साल के बाद अब फिलहाल नरेंद्र मोदी के सामने एक प्राइम मिनिस्ट्रियल मटीरियल आदमी खड़ा है, नीतीश कुमार। निश्चित रूप से मैं प्रजातंत्र में ये मानता हूँ कि विपक्ष को शक्तिशाली होना ही चाहिए। यदि विपक्ष शक्तिशाली नहीं होगा तो प्रजातंत्र की नींवें ढीली होंगी। मैं ये बात निश्चित तौर पर आज नहीं कर रहा हूँ, यदि बिहार की जो पराजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की उसकी वजह से नहीं, मैं स्वयं एक राजनीति विद्यार्थी रहा हूँ और इस नाते मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए।
लेकिन जहां तक आज केसी त्यागी जी के उस वक्तव्य को मैंने नहीं सुना जो आप कहते हैं, यदि उसी को मैं शब्दतः मानूं तो मुझे ये लगता है कि अभी इस उनकी विजय की घड़ी में इस तरह के बयान थोड़ा सा उनके उम्र और उनके अनुभव की गरिमा के अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह की बातें विजय के मद में चूर एक मदमस्त हाथी की जैसी आवाज और चाल होती है ना, वैसा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ और सधे हुए नेता हैं। उनको इस तरह से धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। उनको ये कहना चाहिए, मैं सिखा नहीं सकता उनको, बहुत वरिष्ठ हैं, उनको मैं सिखाने की वो भी नहीं रखता, क्षमता भी नहीं रखता, लेकिन मेरा सुझाव ये जरूर है कि उनको ये कहना चाहिए कि इस विजय के बाद जदयू एक नए आयाम से बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेगा और उसमें देश के विकास में जितनी भागीदारी वो कर सकेगा बिहार वो करेगा, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, मेरे साथ भी भावनाएं जुड़ी हैं बिहार की, और इसीलिए मैं मानता हूं कि बिहार के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए देश के विकास में बिहार की सक्रिय भागीदारी में अब जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके लिए उनको उदारता से ये वक्तव्य देना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल। अमिताभ सिन्हा जी, क्या वाकई जो एक टर्न अराउंड देश की राजनीति ने मई 2014 में देखा था, अब उसको बदलने का वक्त आ गया है? अब एक नया टर्न अराउंड देखने को मिला है या उसकी शुरुआत कम से कम हो चुकी है? जो दिशा है राजनीति की वो बदली ना हो तो फिर भी प्रभावित हुई है। मैं गेट पे आ गया हूँ, क्या मैं खुद आ जाऊँ? जी जरूर। इस बीच स्टूडियो में हम डिस्कशन करते हैं। केसी त्यागी जी, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे जो कुछ कह रहे हैं अमिताभ सिन्हा? मैं अमिताभ जी की उदारता का, उनकी संवेदनशीलता का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ टेलीविजन पर बैठा हुआ था जब मैंने सुना कि डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो हैं वहां के मुख्यमंत्री बन गए। आप जनसंघ में रहते हुए, हम लोकदल में रहते हुए 50 साल से संघवाद के लिए संघर्ष करते रहे कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। पिछले 15 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी इसी केंद्र के मनमानेपन के खिलाफ पूरे देश में संघर्ष करते थे। तो क्या आप अमिताभ जी ऐसा नहीं मानते कि कहीं ना कहीं से एक फोन आना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी, हमने डॉक्टर कोविंद को आपके यहां का मुख्यमंत्री बना दिया। जो लड़ाई हमने और आपके नेताओं ने, अटल जी वगैरह ने लड़ी थी और अडवाणी जी ने, उसमें यह था कि मुख्यमंत्री के सामने 3 नाम का पैनल जाएगा और मुख्यमंत्री एक नाम पे स्वीकृति देगा। तो ये तो हमारी आपकी विपक्ष की साझा संस्कृति थी। जब आप सत्ता में आए तो उस चीज को भूल गए, उसको मैं याद दिला रहा हूं। तो आप मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं कोई आपके लिए कोई अप्रिय बात कह रहा हूं? दूसरा, ये वो भाषा भी हम लोगों को बुरी लगी है और आपको भी बुरी लगती थी 1.5 साल पहले। कितना चाहिए भिखारियों? 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। ये जो पैसे हैं ये कोई केंद्र की जागीर नहीं, राज्यों से कस्टम के, एक्साइज के रेवेन्यू के जो कलेक्शन होते हैं उसको प्लानिंग कमीशन योजनाबद्ध तरीके करके राज्य को देता है। चुनाव के मौके पर बिहार की जनता के साथ आप इस तरह का आचरण करोगे? और जब राज्य की योजनाएं बनती हैं, आप भी काफी वरिष्ठ आदमी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर के तय किया जाता है कि किस मद में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। वो तकलीफ है, मैंने कोई और खराब बात आपके लिए नहीं कही है। जी हाँ, तो यानी दोनों तरफ से जो है वो जो दलीलें हैं वो मजबूत हैं और दोनों की बात काफी वैलिड नजर आ रही है। एक वो गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि जीत गया है और दूसरे जो फिलहाल हार नजर आ रही है। लेकिन ये बात सही है और 16 आने सच है कि जो राजनीति है देश की, उसकी दिशा जो है वो कम से कम प्रभावित होती नजर आ रही है, अगर बदलती भी नजर नहीं आ रही है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त साक्षात हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं और अब ज्यादा अच्छी बात हो पाएगी, फेस टू फेस हम बातचीत करेंगे। अमिताभ सिन्हा जी, आपने सुना केसी त्यागी कह रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जिस ग्रेस का जिक्र हो रहा है, हालांकि बीजेपी के एक नेता हमारे चैनल पे कह के गए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की जनता ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन को चुन लिया है। जिन्होंने भी कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है प्रजातंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए और जो भी जनादेश आया है उसके विभिन्न पहलू होंगे, लेकिन जिस दिन वो आया है उसका सम्मान करिए, उसका स्वागत करिए। मैं ये मानता हूं। मैं बिहार में रहा, 1.5 महीने रहा और लगातार वहां पर मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि एक ध्रुवीकरण चल रहा है, लेकिन उस ध्रुवीकरण का नतीजा ये होगा, ये मैं ईमानदारी से मानता हूं, मुझे भी नहीं पता लग रहा था। शायद मेरी गलती है, तो यदि मेरी गलती है और मैं इसके लिए दुर्भाग्यजनक मानूं या जिसको आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट या जो भी कह लीजिए शब्द का प्रयोग, मुझे लगता है वो नहीं है उचित। इतना जरूर है जो मैं अभी फोनों पे बता रहा था आपको
कि इसकी टैली ध्यान से देखने की बात है। इसमें लालू जी को सीटें ज्यादा हैं और नीतीश जी को सीटें कम हैं। अब ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के कारण मैं इस जनादेश से जो प्राप्त नई सरकार होगी उसको शुभकामना देना चाहता हूं। नहीं, सिन्हा साहब, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि इस जीत में या इस हार में जो है वो सबक और संदेश दो चीजें हैं। तो सबक क्या हासिल हुआ, संदेश क्या है, इस हार का क्या संदेश है, बिहार ने आपको क्या बताया? ये नकवी साहब ने कहा है तो अच्छा होता आप उनसे पूछती क्योंकि मेरे हिसाब से जो अभी का ये जनादेश है, इसमें बिहार की जनता ने एक जो स्पष्ट निर्णय दिया है वो ये दिया है कि हमें नीतीश कुमार की सत्ता दोबारा चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो आप आंकड़ों की बात करें तो उसमें ऐसा लगता है कि नीतीश जी को नंबर और लालू जी को नंबर बराबर थे सीटों में, दोनों 100 सीटों पे लड़ रहे थे। तो उसमें नीतीश जी की सीटें कम क्यों हो गई, लालू जी की सीटें ज्यादा क्यों हो गई? 1-2 सीटों का है। जेडीयू एट 73 और आरजेडी एट 75। और शायद ये उनके इंटरनल असेसमेंट का विषय हो सकता है। फिलहाल बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात जो उठा रहे हैं केसी त्यागी, जरूर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये सवाल शायद पार्टियों की राजनीति से ज्यादा अलग है कि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ बिहार के लिए एक विशेष पैकेज का, जिस पर बाद में भी अलग अलग तरह के बयान वित्त मंत्री की तरफ से भी आए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ वो बिहार के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को इससे धक्का पहुंचा? नहीं, मैं आशा जी ईमानदारी से मैं नहीं मानता। देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया में अलग अलग तरीके के मैसेजेस कैंपेन चलते हैं और उसमें यदि कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो अनाउंसमेंट हार का कारण बनेगा या जीत का कारण बनेगा। मुझे लगता है ये बहुत वजह हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई वहां, उसमें केसी त्यागी जी को जो मैं फोन पे सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स पोलराइजेशन था। रिवर्स पोलराइजेशन का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन उल्टा वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, बीफ, जैसे बीफ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर लेवल किया गया। अब बीफ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है कहां? दादरी जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में घटना हुई दुर्भाग्यजनक, और उसके लिए ठीकरा फूटा भारतीय जनता पार्टी पे। लालू जी ने वहां पर बयान दिया बीफ पे, और उसके ऊपर में यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो भारतीय जनता पार्टी। आखिरी 2 मिनट बचे, थानवी जी, अब गाय अपने घर वापस जा पाएगी? देखिए, गाय ने तो दुलत्ती मार दी है, तो अब गाय को दूहने की जो कोशिश थी, मेरे ख्याल में इस ढंग से पहले चुनाव में कभी हुआ नहीं था, और इसलिए चुनाव आयोग ने FIR भी दर्ज की। और ये अमिताभ जी का जो कहना है, असल में ध्रुवीकरण करने की चेष्टा चाहे दादरी कहीं पर भी हुआ, लेकिन दादरी देश में हुआ और आपकी पार्टी की राजनीति जो है वो सीधे सीधे उससे प्रभावित होती थी। देश के प्रधानमंत्री भी तो आखिर बिहार में जाकर चुनाव लड़ रहे थे, तो दादरी कहीं पर भी हो, वहां भी चूंकि एक मुद्दा गाय से जुड़ा हुआ था, उसको तो बाद में अंततः आपने खुद खोल भी दिया था पार्टी का। और दूसरा सवाल सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात की, जिस तरह से पैकेज का अनाउंसमेंट, तो मुझे लगता है कि लोगों को स्ट्रक्चर पर दोबारा ध्यान देने की, मुझे लगता है एक तो लोगों को ये सांप्रदायिक जो चीज है ध्रुवीकरण, उन लोगों को पसंद नहीं आया, और दूसरा ये था कि बिहार के लोगों को, देखिए अभी जब कश्मीर गए तभी ये बात उठी कि आप 80,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन हम रुपए के पीछे हर चीज को मत तौलिए, लोगों के सम्मान की बात भी है। तो वहां पर जिस दिन से एक तो घोषणा की गई, वो तो अपने आप में एक ऐतिहासिक जुमला हो गया, जिस तरीके से वहां पे उसका उच्चारण किया गया। फिर ये अमेरिका से लौट के उन्होंने कहा कि पैसा मिलेगा तब अगर हमारी सरकार एनडीए की बनती है तो ये चीजें लोगों के स्वाभिमान को छूती हैं। बिहार का व्यक्ति राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है, और बाकी उनकी और कई चीजें थी। आरक्षण को लेकर मोहन भागवत का बयान भी था, और उन्होंने अगड़ा पिछड़ा वाला काम भी किया। फिर कहा कि ज्यादातर सीटें जो हैं अगड़ों को दी, बाद में कहा कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो दलित। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर के उनको बूमरैंग करती रही। 30 सेकंड, स्मिता गुप्ता, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि भाजपा पहले से ही काफी गलतियां की, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ ये एक तरीके से एक रेफरेंडम प्रधानमंत्री के 16 महीने का रिकॉर्ड पे हुआ, ना कि नीतीश कुमार का 10 साल। ये करके पूरा फोकस जो प्रधानमंत्री ने अपने आप डाला, स्पॉटलाइट उन पे हुआ, वो एक पहली गलती थी। और जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ थे वो काफी नाराज थे, उनको लग रहा था कि सब निर्णय सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। दूसरी बात थी ये जो मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट था कि कास्ट रिजर्वेशन का एक रिव्यू हो सकता है, उससे तो बहुत नुकसान हुआ भाजपा को। दशहरा के बाद कोशिश जो हुआ भाजपा की तरफ उसको बदलने का,
वो कामयाब नहीं रह पाया। काफी हद तक वो जो सब कम्युनल एड्स हुए, सब कुल मिलाकर ये जो बिहारी वर्सेस बाहरी जो नीतीश कुमार ने उठाया, ये काफी हद तक कामयाब रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आखिर जैसे आज आपने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वो कहा है। बिल्कुल जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, पता नहीं कितने मायने हैं इस बात के, लेकिन पूछा जाना जरूरी है। लगातार लोग इस सवाल को जानना चाहते हैं कि क्या, अमिताभ सिन्हा जी आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्या पहली बार 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री के सामने कोई और ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो फ्यूचर में मटीरियल हो सकता है प्राइम मिनिस्टरियल? मैं एक चीज का जवाब दूंगा स्मिता जी का, कि ये रेफरेंडम नहीं था निश्चित रूप से। चलिए मान लेते हैं, अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इसलिए, और उसके बाद तुरंत मैं आता हूं कि नीतीश जी एक वहां पर सशक्त चेहरा बन के उभरे हैं विपक्ष के चेहरा के नाते। कांग्रेस की जगह पे अब एक नॉन कांग्रेस चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने और प्रधानमंत्री कैंडिडेट के नाते उभर के आएगा, और लोकतंत्र में सही भी है। जो मैं सवाल तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फोन पे भी मैंने यही कहा कि एक लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष हो, एक सशक्त चेहरा हो, ये बहुत स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसीलिए यदि नीतीश कुमार आते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया है कि किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी तीसरी पारी दोबारा जो शुरू की है, उनको शुभकामना मैं देना चाहता हूं आज के दिन, और वो निष्कंटक अपने 5 साल गुजार सके डिस्पाइट लालू। चलिए, डिस्पाइट लालू, यानी कि हार में भी उदारता, जो ग्रेस जिसे कहते हैं, और जीत में भी उदारता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीत और हार भारतीय राजनीति में या किसी भी जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें चलती रहती है, लेकिन क्या हासिल करना है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन किस तरह से हासिल करना है, शायद ये भी हमारे लिए एक तरह से एक दर्स, एक सबक के तौर पर सामने आया है बिहार के इलेक्शन के साथ। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन ने सीधी पर चुनाव मरवा, माओइस्ट वायलेंस, वर्कर्स थे और जो विकास लेकर पार्टी एनडीए के लोग बिहार में कर रहे हैं। आगाज से अंजाम तक स्वागत है हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। देखिए राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण आज दिन भर लगातार लाइव, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Hottest topics. If you can facilitate the opening up and the expansion of the international border trade, you can add to the economy. 370 धारा जो है वो जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़े रखती है। Candid confessions. The Congress has not been able to communicate. We have to revive our links with the masses. World-class healthcare is available to only a handful of people in this country. Causing controversies. A lot of leaders today think that they rule by divine right. Now, media has become manageable. Watch RSTV engage personalities to the point. Every Wednesday 10 p.m, Thursday 1:30 and 5:30 p.m. Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television.
Hello, you're in Patna with us. I'm Ishan Russell. My colleague Vishal Daya is here with me, and this is where literally the scene of action has been all this morning. The firecrackers still going off in the background because the party offices are right next door. We're at the Bihar Vidhan Sabha right now. That seems we'll have a JDU, RJD, Congress combined sitting inside and legislating. Chief Minister Nitish Kumar who is said to be Chief Minister. Vishal, so defying the exit polls, defying all the speculation, it's a clear verdict, a clear mandate that Bihar is given this time around. जी बिल्कुल ईशान, और जिस भवन में हम बैठे हैं इस वक्त विधानसभा में, उसमें अगले 5 साल तक जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक होंगे वो सरकार चलाएंगे। तो यानी कि जनता ने एक बार फिर सत्ता की चाबी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो कंबाइन है उसको दे दी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से, जैसा कि गठबंधन ने कहा था, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो वो फिर से मुख्यमंत्री होंगे। मैं हमारे यहाँ साथ में कुछ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं निहोरा प्रसाद जी, जेडीयू के नेता हैं, जिनकी पार्टी को जीत हासिल हुई है। और हमारे साथ अनामिका पासवान जी भी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, वो दल जिसके नेता की तरफ सबकी निगाहें थी कि क्या कमाल वो दिखा सकते हैं। खासतौर पे बीजेपी की काफी उम्मीदें थी, लेकिन शायद वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। सारी बातचीत करेंगे, शुरुआत करते हैं ईशान। Absolutely. We also have with us from Delhi Amitabh Sinha, leader of the BJP, and I'll put that question straight to you, Mr. Sinha. What went wrong? In very simple terms, the BJP was literally changing strategy at every phase of the election. First, Prime Minister Modi was an OBC, then he was a EBC, and various things were invoked, but really not working. So what went wrong for the party? See, after the election performance, if you will evaluate the defeated side, then you will try to analyze things in such manner in which you are trying to analyze. So there is no problem. But let me tell you, there was no change of a strategy or campaign, anything. This is, part of the campaign strategy. Our campaign strategy is right from the beginning, when, the party has been formed, that there are phases in the campaign gets, hyped or promoted or developed. First some positive campaign, then the aggressive campaign, then the informative campaign. So these things are very common. When after the electoral defeat, you will say that this is because negative campaign in the final phase. There was quite a negative campaign in the final phase. Did that go against your party? Do you think in hindsight there are valuable lessons to be learned from this election defeat, and that many in the BJP, in your own party, had been warning, had been giving out signs? We've heard Shatrughan Sinha, one of the disgruntled leaders of your party, come out and say that this is a victory for democracy. Does this mean question marks about inner party democracy in the BJP will also come up now? Let me explain in few minutes. So I would like to ask a few minutes uninterrupted. So please, I was telling you that after defeat, everybody is ready to malign the defeated party. But I would like to say that the modesty should be there with the winning party, number one. But you are not. I'd like to clarify that the Prime Minister himself made it almost a referendum on his performance. Let me complete, sir. Let me complete. And it is a very old saying that you can't please all the people all the time. And it is a political party. There will be somebody who is not happy, and there will be somebody who is happy. So it is a matter of quite normal process of political system. But I am telling you, in this election, the mandate is very interesting, and as per the political, political science student, I think that this election will certainly give or set an example that in a time of development or issue of development, there is, polarization on caste and religion. And I am not saying on hearsay, because of the performance of RJD is better than JDU, and you will also, honestly, if you will try to analyze, you will also say that Nitish Kumar is a more sober face of Grand Alliance, and Nitish Kumar has, the performance with in his side. But Laluji's performance is better than Nitish Kumar. So this clearly shows that there is some
पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन ऑन व्हाट? पोलराइजेशन ऑन। आपके पास दोबारा आएंगे हम लोग। नीतीश कुमार जी और जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनके बारे में जरूर सवाल मैं करूंगा आपसे, लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं उनकी नेत्री हमारे साथ यहाँ पटना में मौजूद है पैनल पर, अनामिका पासवान जी, उनको मैं लाना चाहता हूं बीच में। अनामिका जी, एक नेगेटिव कैंपेन या जिस तरह के विवादित बयान जो आए थे उनकी बात अभी मेरे सहयोगी ईशान नसल कर रहे थे अमिताभ जी के साथ, भाजपा के जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं हमारे साथ। आप सहयोगी दल रहे बीजेपी के इस पूरे चुनाव में, आपको लगता है कि जिस तरह के विवादित बयान आए उससे पूरे जो गठबंधन था, खासतौर पे जो सहयोगी दल आप जैसे थे, उनके उम्मीदवारों पर बुरा असर या उल्टा असर पड़ा, उनके जो चांसेस थे? देखिए, जो आरक्षण पर बयान आए मोहन भागवत जी के, उसके बारे में तो हमने जो अपना आकलन किया अभी इस रिजल्ट के बाद, उसमें मैंने यही महसूस किया कि उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए तो उनकी सोच उस धारा से अलग थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से इसको प्रचारित किया तो वो जनता को बरगलाने में कामयाब। जरूरत क्या थी बीच में बोलने की? शुरुआत रहा आपके लिए। देखिए, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, उसी का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हुई है नीतियों में और प्रचार प्रसार में या जनता तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, तभी इस तरह की हार का सामना करना पड़ा है। और हम सहयोगी दल हैं। जी जी जी, सहयोगी दल थे हम और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी उस तरह के रिजल्ट हमें नहीं मिले। अमिताभ जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम यहाँ जदयू के नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह की उम्मीद सहयोगी दलों से आपको थी वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे? लगभग 83 सीटों पर आपके सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दिहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, जब पराजय होती है तो सबों की सामूहिक पराजय होती है, जो विजय होती है वो भी सामूहिक विजय होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों में है। इसीलिए ये कहना बहुत ही बेईमानी होगी कि कौन हारा और कौन जीता। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव में पराजय का सामना किया है, तो हम गरिमापूर्ण तरीके से इसका स्वीकार्य करते हैं, इस चीज को स्वीकारते हैं। लेकिन एक चीज में ध्यान देने की बात जरूर है कि इस पूरे चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि जो परफॉर्मेंस हुआ, उस परफॉर्मेंस में भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाई, कमाई और दवाई इसकी बात की। और लालू यादव जी ने क्या कहा? हम पिछड़ा के बात करते हैं। हम अमिताभ जी बहुत और बातें भी करी थी, राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू वेरियस होस्ट ऑफ लीडर्स फ्रॉम योर पार्टी प्रेसिडेंट हैड स्पोकन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोलराइज्ड इलेक्शंस दैट वी हैव सीन। एंड टीके सिंह, is this a slap at the face of polarization, of the politics of polarization? What is this vote for? This is a completely, the BJP efforts was to polarize Hindu votes, mainly Hindu votes, but they did not succeed. Despite so many provocations, right from here in Bihar and UP, Dadri, Haryana, everywhere, but they did not succeed. And what this gentleman is telling about this negative campaign, just this BJP leaders first started negative campaign by abusing Lalu as Chara Chor, and thereafter all hell went loose. And thereafter Lalu spoke Narvachi and whatnot. Right, and the discourse really went down. After that, the discourse after that the election. But thank God, the thaw has broken, and Bihar was completely saved from worst ever communist. नमस्कार, हेलो, बताइए। नमस्कार, क्या सवाल है आज आपके? सबसे पहले मैं महागठबंधन के
सब वर्ड भैया उसको क्या क्या उन्होंने कहा था आतिशबाजी। सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीजें उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और विकास की जरूरत है। नीतीश जी को हमारा पूरा समर्थन है। हमने चुनाव में कहा था कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूं, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती हैं कि बिहार में विकास हो और नीतीश जी ने दिखाया है कि वो विकास ला सकते हैं। हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। अंत में मैं फिर से नीतीश जी, लालू जी और सब कांग्रेस नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए आज। हाँ, सरकार में आप शामिल होंगे, आपने कहा। ये भैया, ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस हैं, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटेजी है, ये हमारे पार्टनर के साथ बातचीत होगी। ये हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में हम नहीं कह सकते। एक एक करके पूछे हो। बिहार में जैसा गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया, आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों, खासकर यूपी में इस तरह के गठबंधन करेंगे आप लोग दूसरी पार्टियों के साथ? ये कहा जाता था पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के शुरू में खुद अपने पैर लगाइए। क्या अब बिहार के प्रयोग के बाद देश के राज्यों में भी आप पहले इनका मैं जवाब देगा। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए,
भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और एक और मेरा मोदी जी के लिए सुझाव है, एक और मेरा मोदी जी के लिए आखिरी सुझाव है। देखिए, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। धन्यवाद। तो ये थे राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जो कि जीत के बाद, महागठबंधन की जीत के बाद बयान दे रहे थे। सीधे तौर पर कई सारे सवाल उन्होंने उठाए, कई सारे सुझाव उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दे दिए, बीजेपी को दे दिए। निहोरा जी, आपसे बात कर रहे थे हम इससे पहले, आपके सहयोगी दल जो है उनके उपाध्यक्ष का बयान अभी हमने सुना सब लोगों ने, और उनके बयान से भी ऐसा ही लगा कि जो विवादित बयान जो आ रहे थे, यानी कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो चुनाव के बीच में आ रही थी, क्या आपकी जीत का श्रेय उनको जाता है या फिर आप इसे पिछले 10 साल में जो नीतीश का राज रहा है उसके लिए रेफरेंडम कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के मतदाताओं को बधाई देते हैं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो भी एक पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष इस बिहार में रहा जो नीतीश कुमार जी विकास का आइकॉन बने हुए थे, उस नीतीश कुमार पर वह व्यक्ति टिप्पणी करता रहा जिसको देश के लोगों ने सत्ता दिया विकास के लिए, विकास नहीं किया। वैसे नेता वैसे व्यक्ति पर कर रहा है जो विकास के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। यह लोगों को लगा कि कहीं न कहीं बिहार को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा इस बिहार में लाया, चाहे टिकट बंटवारे का मामला हो या नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कैंपेनिंग। Okay. I will differ because if the development would have been the agenda, the sole agenda, then why this RJD, whom people say they had brought Jungle Raj, and this Lalu Prasad Yadav got maximum seats in this very election. अगर सर विकास के मुद्दे पर विकास एजेंडा that was उस पक्ष में आने नहीं दिया। नहीं, बोलिए आप निहोरा जी, बताइए। उस पक्ष में भी आना चाहता हूँ, इस पक्ष को मैं के सिंह चर्चा करें। देखिए, ये बिहार सोशल जस्टिस की लड़ाई की धरती रही है। डॉक्टर लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव तक सारे लोग इस बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लालू यादव भी उस सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी काउंट किया इस जीत में। Social justice is, one thing that has defined Bihar, and as far as the Hindustan Awam Morcha is concerned, the secular faction of that is Jitan Ram Manjhi was projected as an EBC leader, as somebody who could rally those votes for the BJP and get them into the fold, but that really has not happened. Even Mr. Manjhi was uncomfortable with a few questions that were raised, as आपने पॉइंट आउट करा था, मोहन भागवत जी ने जो बोला था। तो वैसे और कई मुद्दे हैं जिसपे HAM बीजेपी के साथ ही रहेगा आपसे, या आपका थोड़ा सा पार्टी के अंदर विचार चल रहा है कि शायद इतना नहीं जाना चाहिए था? देखिए, अभी तो हम इसी गठबंधन में रहेंगे, हमें कहीं जाना नहीं है और हम जनता के पास दोबारा जाएंगे और दोबारा से मेहनत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और फिर मौका देगी। मांझी जी का रिजेक्शन है क्योंकि आपके सीट तो बिल्कुल डाउन है। कांग्रेस मिला के, सारे इंडिया एलाइज मिला के कांग्रेस फिर भी ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका एक रीजन बिहार में, जैसे अभी निहोरा प्रसाद यादव जी ने कहा
कि विकास ही मुद्दा था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी के बयान आते रहे आरक्षण के ऊपर, तो उन्होंने जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग थे उनको पोलराइज करने के लिए उनके बयान को उल्टा किया। मोहन भागवत जी ने कर दी ना। लेकिन जनता को बरगलाने में तो माहिर है लालू प्रसाद यादव, इससे दो मत नहीं है, ना हम, ना आप, ना जनता। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि बिहार में जातीय और सांप्रदायिक शक्ति जिसे वो बार बार उठाते रहते हैं, तो M/Y समीकरण उनका क्या है? क्या ये जातीय और सांप्रदायिक का योग नहीं है? इसलिए नकारा नहीं जा सकता। ये सवाल जो आप अनामिका जी उठा रही है वही एक नए सवाल को जन्म देता है। और अब इस वक्त के सिनेरियो में निहोरा जी, अब आप सत्ता पे काबिज होंगे, आरजेडी के साथ अलायंस आपका है, आरजेडी भी सरकार में शामिल होगी या नहीं होगी, जो भी आप लोगों को तय करेंगे। लेकिन उस सूरत में जिस तरह का चार्जेस रहे हैं ऑपोजिशन के इस पूरे कैंपेन के दौरान, कैसे तालमेल बना पाएंगे? क्या आपको लगता है कि राह बड़ी आसान है आगे की? देखिए, हम लोग का तालमेल 2.5 साल से चल रहे हैं। कौन इस चुनाव के बाद ही तालमेल का सवाल नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी हटा, उसके बाद ही लालू यादव जी ने समर्थन किया और बेहतर तालमेल चला है। देखिए, लक्ष्य दोनों तीनों गठबंधनों का है। जो हमने निश्चय साथ बिहार के जनता के बीच में दिया है, जो सामूहिक रूप से, उस निश्चय के आधार पर बिहार में काम करना है आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में। और जो भी बातें कही गई, चाहे आप जो भी बातें जंगल राज की बात कही गई, वो कही गई, वो सारे के सारे जो जंगल राज या जिसके प्रोत्साहन देने वाले थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में in running the government. I think the party, Lalu Yadav, who got the highest number of seats, or Nitish Kumar, who is also called in political circle as arrogant. Yeah, and I think that will have to wait and watch. He will have to, Nitish Kumar will have to forget his arrogancy. Now it is a clear sign, and the people of Bihar has given you mandate, and Lalu Yadav also agreed on the leadership. One final word from you before we wrap up our special presentation from Bihar over here. In terms of priorities for the new government now, what would that priority be? You say development, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किस मायने में? क्या विकास चाहिए बिहार को? जो आप अभी 1.5 महीने का इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैंपेन चला, क्या एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे पहले आके नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर वुड एड्रेस? नहीं, देखिए, हमारा सबसे बड़े, मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी ये बात बोलेंगे, सुशासन की बात शुरू से 2005 से कहते रहे कि प्राथमिकता हमारी होगी बिहार में सुशासन लाना। और 10 वर्षों के काल में जो महत्वपूर्ण सबसे सड़क, बिजली, ये तो हुए ही, स्कूल, अस्पताल, लेकिन मानव विकास के मामले में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, निरीह हैं, जो महिलाएं हैं, उनके विकास के बारे में, जो मानव विकास जिसको कहते हैं, देश में अव्वल रहा है 10 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने रखा है। हम मुझको लगता है कि यह भी एक विकास होगा। अब सत्ता सरकार बनाने के बाद में सारे वर्गों का विकास, डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं, ये सारे वर्गों का विकास, इसका मौका अगले 5 साल तक मिलेगा। निहोरा प्रसाद जी, 5 साल सरकार अब जब में बैठने का मौका मिला है जदयू, राजद और कांग्रेस के गठबंधन को, तो जरूर वादे जो किए गए हैं उन वादों को निभाएंगे किस हद तक, वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल, किस वादे, one thing is clear. This Bihar election had been fought not on development, but development was invoked all the time. विकास के बहुत बात no way. अभी तो ये 5 of Lalu. Okay, charisma of Lalu. That is a very important thing. Remember, Lalu Prasad's RJD is emerged as the single largest party. 25 years ago, L.K. Advani's Rath was stopped in Bihar by Lalu Prasad. This time around, RJD and the same man has emerged as the single largest party. But how will he play this role as a kingmaker? How will the JDU and the RJD and the Congress function as a cohesive government, as a cohesive unit? And how will that have national implications? We'll of course be discussing that through the day on Rajya Sabha TV. But from thanks to all our guests and from me and Vishal, that's a wrap from here in Patna. Thanks so much.